हमारे पास में यस बिजनेस सर। वैल्यूएशन और ये एडिशनल, ऐसे दोनों भी हमारे पास में रेडी है। उसमें से हम लोग इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमारा आईएफएस का चैप्टर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें से पार्ट ए हम लोग आज सीखने वाले हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या होती है कि जो कोई भी फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती है। कंपनीज हो, बॉडी कॉरपोरेट हो, फर्म्स हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? ऐसी सारी सर्विसेज कि जो फाइनेंस रिलेटेड है, जैसे कि लोन देना, लोन लेना, इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कुछ वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करना, इसके अलावा एसेट परचेस करने के लिए मनी अवेलेबल करके देना। ऐसे ढेर सारी जो फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है तो उनको हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। अब इन्हें इनोवेटिव क्यों कहा गया? एक्चुअली अभी हम लोग 2019 में जो सीख रहे हैं वो सॉरी 2021 में जो सीख रहे हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सालों से चल रही है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम फिर भी इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, क्योंकि ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब वहाँ पे वो सर्विसेज इनोवेटिव थी फाइनेंस रिलेटेड। अब वो नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग वही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विस मार्केट क्या होता है, देन प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, और डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को इसमें से पढ़नी है। जो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। आई होप कि सब लोगों को स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है। यस सर। ओके। यस सर। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखें तो कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है? All types of activities which are financial nature, which are of financial nature may be regarded as a financial services। जो फाइनेंस से रिलेटेड होगी वो सारी सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज मीन्स द मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ सेविंग्स। इसका मतलब क्या है? जो हमारी इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर हमारी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके पास में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होती है, उस मनी को, उस फाइनेंस को हम लोग अलग अलग तरीके पे मोबिलाइज करते हैं। और मोबिलाइज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्स वाई जेड इन तीनों पर्सन के पास ढेर सारा पैसा है जो लिक्विड अवेलेबल है, वो किसी एक इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करता है और वो इंस्टीट्यूशन वो डिपॉजिट की हुई मनी कहीं दूसरे पर्सनल्स को या फिर कंपनीज को वहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, जिससे वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम अर्न होता है और उसी इंटरेस्ट इनकम अर्न करे जितना किया होगा उसमें से कुछ रिटर्न्स वो एक्स वाई जेड इन तीनों पर्सन्स को रिटर्न करती है, राइट। तो इन शॉर्ट जिनके पास पैसा अवेलेबल है उनके पास से लेकर कहीं दूसरे किसी जगह पे उन्हें लोन या फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये इन शॉर्ट हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग होता है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सेविंग्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करें, वो सारी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज रेफर्स टू द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंस इंडस्ट्री मतलब क्या? जितनी भी सारी कंपनीज, इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स जो हमारी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है या रजिस्टर्ड है या फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सारी की सारी फाइनेंस इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स हैं। वो फाइनेंशियल सर्विसेज may be defined as a product and services offered by the financial institution for the facilitation of the various financial transaction and other related activities। इन शॉर्ट जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया वही यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन कौन सी होंगी? प्रोडक्ट मतलब क्या? चाहे वो कार लोन हो सकता है, असेट लोन हो सकता है, बाइक लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है। ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हो गए।
सर्विसेज क्या क्या होंगी फाइनेंशियल सर्विसेज में? हम आपको वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए असिस्ट करेंगे, राइट? हम आपको शेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ पे अंडरराइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हम वहाँ पे आपको मर्चेंट बैंकर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो दिस सर्विसेज रिलेटेड टू द फाइनेंस, whether it is a collection of a finance or the issuing of the loan services, जहाँ कहीं पर भी हेल्प करनी है जो सर्विसेज सेक्टर्स के अंडर आएंगे वो सारी सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज कही जाती है, और इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वो सारे कि जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सेल किए जाते हैं। वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो लोन से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं वो सारे लोन एक्टिविटीज से हो सकते हैं। कुछ सीड मनी, फंडिंग्स, वेंचर कैपिटल्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस में आते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अदर एक्टिविटीज, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब कौन सी? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अंडर राइटिंग, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, देन एजेंट्स, एनालिस्ट, क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज, ये सारे के सारे अदर जो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन also be called the financial intermediation. Financial intermediation is a process by which funds are mobilized from a large number of savers and made available to all those who are in the need of it, and particularly to the corporate customers. तो बेसिकली जो हम लोगों ने इससे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया वो सब कुछ इन दोनों डेफिनेशंस में यहाँ पर क्लियर होता है, राइट? तो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का एक्चुअल नेचर क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें इन दोनों डेफिनेशन में कवर होती है, राइट? अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को खत्म करके फंक्शंस के बारे में सोचें तो फंक्शंस में ये 6 टाइप के फंक्शंस यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज के होते हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आएगा? द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री मोबिलाइजेस द सेविंग्स ऑफ द पीपल and channels them into the productive investments by providing the various services to the people in general and corporate enterprises. In short, the economic growth of any country depends upon these savings and investments. इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से डिपेंड होगी? सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग्स की ज़रूरत होगी। तो जिनके पास में पैसा है उनसे लेकर जिनको उसकी ज़रूरत है उनके पास पहुंचाना, ये मोबिलाइजेशन करने का काम फाइनेंशियल सर्विसेज करती है, जो हम लोगों ने ऊपर कॉन्सेप्ट में भी देखा। अगर ये मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक टर्नओवर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे अच्छे से हो सकती है, राइट? दूसरा, प्रमोशन ऑफ सेविंग्स। प्रमोशन ऑफ सेविंग्स में क्या होगा? तो इट प्रोवाइड्स लायबिलिटी, asset and size of a transformation services by providing huge loans from small deposits collected from the large number of people. In this way, the financial services industry promotes the savings. अच्छा, सेविंग कैसे यहाँ पे काम में आएगी? अलग अलग छोटे छोटे इन्वेस्टर जहाँ पे उनकी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास करते हैं जो मे बी बैंकिंग कंपनीज हो या फिर नॉन बैंकिंग कंपनीज हो, राइट? तो उनके पास मिला हुआ पैसा वो डिफरेंट वे ऑफ में वहाँ पे डिसबर्स करते हैं बाय वे ऑफ सैंक्शनिंग द लोन फॉर द परचेस ऑफ असेट और बिजनेस लोन और पर्सनल लोन, और इंक्लूड्स द लाइबिलिटी पेमेंट और लाइबिलिटी सेटलमेंट्स, जिसे हम लोग फैक्टरिंग कहते हैं, राइट? तो इस तरह से जो सेविंग्स होती है उन सेविंग्स पे अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोन या डिसबर्समेंट होता है उससे मिलने वाला इनकम ज़्यादा होता है। तो इस तरह की सेविंग्स पे नॉर्मल जो हम लोग सेविंग डिपॉजिट्स पे बैंक अकाउंट में देखते हैं तो 3 to 4 या 5 to 6% तक का हमें रिटर्न मिलता है। अगर वही हम लोग कई एनबीएफसीज में म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स, स्टॉक्स या फिर कई अदर बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी हमें उससे हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उस हायर रिटर्न्स को अट्रैक्ट होकर क्या होता है कि लोग सेविंग करने के लिए
वहाँ पे आगे आते हैं और ज़्यादा सेविंग होती है। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में ये एक आता है कि प्रमोशन ऑफ सेविंग्स, ज़्यादा इंटरेस्ट देकर, ज़्यादा रिटर्न देकर हम लोग वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं और सेविंग्स को प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा क्या? फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री फैसिलिटेट्स द कैपिटल फॉर्मेशन बाय रेंडरिंग द वेरियस कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरी सर्विसेज। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ वेरी बेसिक बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या? कोई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, उन प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करके या डिबेंचर इशू करके या फिर बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना है, कैपिटल कलेक्ट करना है। तो उस कैपिटल कलेक्शन के लिए जो कोई भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स होती है, वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स इफ अगर कंपनी को या फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट्स को वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो वो क्या करती है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज होगी उनकी असिस्टेंस लेती है, उनकी हेल्प लेती है और उनके थ्रू वो सारे जो काम होते हैं वो वहाँ पे कंप्लीट करवा के लेते हैं। चाहे वो फिर हमारे सेबी की गाइडलाइंस का कंप्लायंस हो, चाहे वो आरबीआई के मैंडेट्स हो, चाहे वो कहीं पब्लिक रिलेशंस हो, चाहे वो बैंकिंग कंपनी के फंक्शंस हो, वो सारे के सारे वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के वहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं। ऐसे कौन कौन से होंगे? तो जैसे मैंने कहा कि अंडर राइटिंग वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है, मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है, देन डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है, साथ ही साथ में ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट्स की सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है, जो कंपनी को कैपिटल कलेक्ट करके देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जो कि है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री क्रिएट्स एंड प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जैक्टली जितना भी हम लोग अगर सोचें तो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अगर हम लोग देखें तो एनबीएफसीज की रजिस्ट्रेशन से लेकर बैंकिंग कंपनीज की पर्सनल सिलेक्शन तक सभी जगह पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द जॉब ओरिएंटेड अप्रोच इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके का काम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वहाँ पे अवेलेबल है, और जिसके लिए पर्सनल्स मतलब ह्यूमन पर्सनल या फिर स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो वहाँ पे अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर जॉब करने के लिए खुद का इंटरेस्ट दिखाते हैं, राइट। तो ये सारी सर्विसेज इतने बड़े पैमाने पे अगर काम कर रही है या फिर प्रोवाइड होती है, तो उनके लिए काम करने के लिए लगने वाले लेबर या फिर लगने के लिए हमारे लिए जो पर्सनल होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे आने चाहिए या फिर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देनी चाहिए। ये भी एक फंक्शन हमारे इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज का या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज का होता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू जीएनपी। अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात के हिसाब से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, ये दोनों भी हमारे इंक्रीज होते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज टू द जीएनपी हैज बीन इंक्रीज आफ्टर ईयर्स इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। अगर हम लोग पहले देखें तो हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे ज़्यादा थी। अगर हम लोग आज देखें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद में दूसरा अगर नंबर लगता है तो हमारी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री का आता है हमारे जीडीपी की कॉन्ट्रीब्यूशंस में। और सर्विस सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशंस में सबसे ज़्यादा जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है, उसमें से एक हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस का भी है, जिसके थ्रू जो इकोनॉमिक इन्हांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे कंसीडर होती है और अच्छा खासा शेयर हमारे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी के कंट्रीब्यूशंस में ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी। सबसे ज़्यादा और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री प्रमोट्स द लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, ये वहाँ पे सर्विसेज प्रमोट करते हैं बाय अलोकेटिंग एंड रीअलोकेटिंग ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इनटू वेरियस एवेन्यूज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। It facilitates easy conversion of the financial assets into liquid cash.
मतलब अगर किसी एक कंपनी के पास में वहाँ पे कोई असेट्स अवेलेबल है जो से हम लोग फिक्स असेट कहते हैं, उन फिक्स असेट को हम लोग लिक्विड कैश में कन्वर्ट करके देना, ये भी एक तरह का फंक्शन हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज में एज अ प्रोडक्ट करके आता है, राइट। क्यों ऐसा होगा? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या फिर इस पर्टिकुलर इवेंट को कन्वर्टिंग द fixed asset into the liquid cash is called a securitization. दिस सिक्योरिटाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग कंसीडर करें तो मार्केट में अवेलेबल कैश, जो लिक्विड कैश होती है वो ज़्यादा होती है, और लिक्विड कैश की वजह से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। वो लिक्विड कैश मतलब हार्ड या मनी फॉर्म में नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। जो ट्रांजैक्शन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो कंपनी के पास में, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो सकती है, या फिर वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइडिंग होगी, वो सर्विसेज होगी वो भी ज़्यादा प्रोवाइड हो सकती है। तो फाइनेंस मोबिलाइजेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंक्रीज होता है, राइट। ये हो गए हमारे फंक्शंस के बाद में अगर हम लोग देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स में आने वाले ऑप्शंस में ये 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में हैं। पहले इंटैंजिबिलिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज के अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज ये कोई फिक्स्ड असेट नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब अगर प्रोडक्ट है, हमने आपको लोन दिया तो लोन ये इंटैंजिबल है, टैंजिबल नहीं होता कि लोन, आपने 10 लाख का लोन दिया तो 10 लाख रुपए मुझे दिखेंगे, वो मनी दिखेगी, लेकिन वो लोन नहीं दिखता है, वो लोन इंटैंजिबल होता है। तो ये सारी सर्विसेज जो होती है वो इंटैंजिबल होती है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पढ़ो कि कैन नॉट बी standardized or reproduced in the same form. The institution supplying the financial services should have a better image and a confidence of the customer. They have to focus on the quality and innovation of their services. Then only they can build a credibility and gain the trust of the customers. कस्टमर कोई किसी से लोन लेता है तो लोन लेते वक्त वो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि जो लोन प्रोवाइडिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी है या नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज को कस्टमर जज करते हैं। और सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं कहीं किसी मिठाई वाले के पास में जाएंगे तो मिठाई वाले के मिली हुई मिठाई हम लोग चख के देख सकते हैं कि ये अच्छी है कि नहीं अच्छी है। फाइनेंशियल सर्विसेज को हम लोग इस तरह से नहीं, हम लोग लोन लेकर देख नहीं सकते कि अच्छा दिया है कि नहीं दिया है। हम लोग उनकी मार्केट में आने वाली जो रेपुटेशंस है, जो रिव्यूज़ है, उसे हम लोग कंसिडर करके फिर बाद में वहाँ पे उन सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर्स है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, देन शेयर खान है, इन सभी के जो शेयर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनसे रिलेटेड ढेर सारे रिव्यूज़ हमें गूगल पे देखने को मिलते हैं। वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बेटर रेपुटेशन क्रिएट करके उन्हें हमारे कस्टमर्स के हिसाब से मोबिलाइज करके देना और अच्छे से उनको मॉडिफाई करके देना और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके देना, ये हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या? बोथ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। प्रोडक्शन और सप्लाई मतलब क्या कि जनरली जब फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड होगी तो उसी टाइम पे हम लोग उन्हें प्रोवाइड करेंगे। Then there should be a perfect understanding between the financial services institution and its customers. नॉर्मली अगर किसी कस्टमर्स को चाहिए कि मेरी असेट को आप लिक्विड असेट में कन्वर्ट करके दो या फिर उसे सिक्योरिटाइज करके कैश मुझे अवेलेबल करके दो, तो उस टाइम पे कंपनी उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट वहाँ पे लेकर आएगी और उसे जो चाहिए उसके सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करने का ट्राई करेगी, राइट। तो ये प्रोडक्शन एंड सप्लाई दोनों भी जो होंगे वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने चाहिए। उन्हें अलग अलग करके कि भाई हमारे पास में सिक्योरिटाइजेशन का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको आके लेना है तो लो, नहीं तो फिर ये ऐसा ही रहेगा, सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, डे टू डे उसमें चेंजेस होते रहेंगे। नेक्स्ट, पेरिशेबिलिटी मतलब क्या? जैसे नॉर्मल सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, दे हैव टू बी सप्लाइड व्हेन द कस्टमर नीड देम।
जब चाहिए तब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब नॉर्मली अगर इंश्योरेंस निकालना, मुझे लाइफ इंश्योरेंस अगर निकालना है तो लाइफ इंश्योरेंस निकालने के लिए वहाँ पे सर्विसेज के लिए मेरा एजेंट क्या करेगा, ऐसे मुझे अप्रोच करते रहेगा क्या हर बार कि भाई आपको लेना है क्या, लेना है क्या। वो एजेंट्स वहाँ पे उनकी मार्केटिंग करते हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जब कस्टमर को ज़रूरत होगी तभी जाके वो उसे अप्रोच करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलआईसी के लिए मैंने अप्लाई किया और एलआईसी को अप्लाई करके हम लोगों ने पॉलिसी वहाँ पे परचेस कर ली, लेकिन कस्टमर खुद होके एलआईसी के बाद मतलब डेथ हो गई किसी कस्टमर की और उनको जाके पैसा देना है, तो वो डेथ होने से पहले जाके पैसा देगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। उन्हें जो सर्विसेज डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ वहाँ पे रेडी करके वहाँ पे सभी ऑफिसेज में सबमिट करना है, वो पहले जो जाके सबमिट कर सकता है क्या? नहीं। जब कस्टमर को ज़रूरत होगी या सर्विसेज से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी तब जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी में आता है कि in order to cater a variety of financial and related needs of a different customers in a different areas, financial services organization have to offer a wide range of products and services. This means the financial services have to be tailor made to the requirement of the customer. अलग अलग कस्टमर्स के लिए, अलग अलग नीड्स के लिए वहाँ पे अलग अलग टाइप की सर्विसेज हो सकती है। जैसे कि इंडिविजुअल्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज अलग से हो सकती है, देन बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, देन कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होंगी या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगी, उनके लिए अलग अलग तरीके की सर्विसेज, अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, विच चेंजेस टू कस्टमर टू कस्टमर। देन डोमिनेंस ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट। Financial services are a labor intensive. It requires a competent and skilled personnel to market the quality financial products. मतलब कोई भी कितना भी अच्छा खासा स्टॉक ब्रोकर हो, वो स्टॉक ब्रोकर अगर उसके पास में जो सब ब्रोकर्स है वो अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ पे उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अच्छे खासे नहीं बेचे जा सकते। अगर उनके पास में स्किल पर्सनल नहीं है, उनकी जो रिसर्च है वो रिसर्च अगर अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसके लिए वो गाइडेंस या सजेशन या टिप्स जो हम लोग कहते हैं वो अच्छे से प्रॉपर नहीं दे पा रहे, तो उनके लिए जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ होंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। तो जो कोई भी हमारा ह्यूमन एलिमेंट, जो हमारे ह्यूमन बींग्स वहाँ पे काम करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, वो अच्छे खासे स्किल्ड लेबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम लोग करते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कोई भी हम लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज वहाँ पे रेंडर करते हैं तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, मतलब पास्ट प्रीवियस डेटा पे वो डिपेंडेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, dissemination and use of information. Information is an essential component in the production of the financial services. प्रोडक्शन क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने सीखा पेरिशेबिलिटी या वेरिएबिलिटी के हिसाब से, कि कस्टमर की जो नीड है वो नीड हमें वो इंफॉर्मेशन के ज़रिए वहाँ पे प्रोवाइड करेगा और वो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करके उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करेंगे, राइट। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं सारे फाइनेंशियल सर्विसेज। और सबसे लास्ट, कस्टमर ओरिएंटेशन। Financial services companies make a detailed study on the needs and the wants of the customers. Accordingly, different types of innovative products and services are introduced to cater to the requirements of the various buyers. Thus, the customer orientation is the key feature of all the financial services. एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, ये एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, वहाँ पे वो सारी पॉलिसीज रेंडर करती है, लेकिन हर बार उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा क्यों? तो डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब से डिफरेंट नीड्स वहाँ पे हो सकती है। किसी को चाहिए कि मेरे अकेले के लिए लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कोई कहता है कि मैं और मेरी स्पाउस इनके लिए चाहिए, कोई कहता है कि मैं, मेरे स्पाउस, मेरे चिल्ड्रेन, मेरे पेरेंट्स, ये सभी उसमें कवर होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर्स नीड, वहाँ पे प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं। फिर वो जिस तरह से पॉलिसीज में वहाँ पे और किसी तरह की पॉलिसीज होती है कि अभी आप लोग पैसा भरो और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको सारा पैसा मिलेगा,
या फिर अभी आप पैसे भरो, एट द टाइम ऑफ डेथ आपको पैसे मिलेंगे, अभी आप पैसे भरो, आपको सर्टेन ईयर्स के बाद में कंटिन्यूसली हर साल रिकरिंग नेचर में आपको कुछ अमाउंट रिटर्न की जाएगी, और अगर डेथ होती है तो उसके बाद भी एक अलग से कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेशंस को ध्यान में रख के वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये एग्जांपल था फाइनेंशियल सर्विसेज जो एलआईसी प्रोवाइड करती है उनका, या प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं उनका, राइट। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम आते हैं फाइनेंशियल सर्विस मार्केट के पास। अगर फाइनेंशियल सर्विस मार्केट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो उसमें इंट्रोडक्शन में देखते हैं, फाइनेंशियल सर्विस मार्केट सर्व्स द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, institutions and corporates through a network elements. Financial services market covers a wide range of activities and they can be broadly classified into traditional activities and modern activities. जो कोई भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज का नेचर या फिर अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का ओरिएंटेशन या कुछ देखा है, वो सारा का सारा जिस मार्केट में प्रोवाइड होता है उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट। डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेशन कहते हैं द मार्केट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेयर्स, each one of offering a unique type of services may be designated as a financial services market. मतलब क्या कि अलग अलग टाइप की सर्विसेज, जैसे कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज, हमारे लोन रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज, गोल्ड लोन रिलेटेड सर्विसेज, तो ये अलग अलग लेवल के अलग अलग यूनिक मार्केट्स जो है वो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट कहलाते हैं। फाइनेंशियल सर्विस मार्केट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मार्केट प्लेयर। मार्केट प्लेयर मतलब क्या कि मार्केट में एक्चुअल फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करता है। तो पहला, फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय अ होस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन and agencies that understand and meet the requirements of a wide spectrum of the customer. ये कौन होंगे? तो ये हमारी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है। नॉन बैंकिंग कंपनीज को कहते हैं हम लोग NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और बैंकिंग कंपनीज रेगुलर बैंकिंग कंपनीज। द प्लेयर्स इंक्लूड द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, कंसल्टेंट्स, अंडरराइटर्स, मार्केट मेकर्स एटसेट्रा। ये हमारे मार्केट प्लेयर्स होते हैं। जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूट्स एज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस मार्केट। The instruments include the equity instrument, debt instrument, hybrid instrument. Instrument मतलब normally securities. ये securities मतलब कौन सी हो सकती हैं? तो equity instruments में क्या आता है? Shares, preference shares, then share capital, share warrants, etc. Debt instrument में आता है कि हमारे bonds, loans, ये सारे debt instrument में आता है। Hybrid instrument कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग डेट के सिक्योरिटी के साथ में या फिर ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो भी यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। It is a feature of financial services market that a number of innovative instruments such as zero coupon bonds etc. are floated on the continual basis. जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? तो ऐसे बॉन्ड्स की जिनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जीरो होता है, राइट। तो वो सारे के सारे ऐसे नए नए इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल करके देते हैं ये सारे हमारे मार्केट प्लेयर्स। तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट होगा। देन नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? दिस इंक्लूड्स द एक्सेप्टेंस हाउसेस, डिस्काउंट हाउसेस, फैक्टर्स, डिपॉजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। ये सारी क्या है? तो जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स हैं और हमारे कस्टमर्स हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करके देने के लिए जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कहकर कहलाती है। तो ऐसी कौन कौन से होते हैं? तो एक्सेप्टेंस हाउसेस मतलब बिल डिपॉजिट एंड रिसिट के लिए जो एक्सेप्टेंस होता है वो सारे। डिस्काउंट हाउसेस भी सेम उसी तरह से। फैक्टर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। डिपॉजिटरीज मतलब जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज के लिए डिपॉजिटरीज होती है वो, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हमारी इंडिविजुअल बॉडी कॉरपोरेट या फिर फर्म या फिर कंपनीज, इनका जो क्रेडिट रेटिंग टेस्ट करके वहाँ पे रेटिंग्स उन्हें प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे कस्टमर उन्हें लोन प्रोवाइड करे या ना करे वो उनके डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसी सारी इंस्टीट्यूशंस हमारी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होती है। और ये मार्केट प्लेयर्स, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस,
इन सबको रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी बॉडीज ये हमारी चौथी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिसमें आते हैं हमारे द रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूड द डिपार्टमेंट ऑफ द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी, बीआईएफआर एटसेट्रा। ये सारी हमारी गवर्निंग बॉडीज जो होती हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज मार्केट की कंस्टिट्यूएंट्स होती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स इन अ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। ये पॉइंट है जो कि सिंपल है, इजी है, ज़्यादा डीप नहीं है। इनके हर एक के सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं जो कि हम लोग पढ़ के भी इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, मतलब नॉर्मली अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक्सपर्ट्स बहुत कम है, कि जितने हमारे सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट के जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो वो एनालिस्ट भी हमारे पास में ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो एनालिसिस करते हैं, जो टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं कि जो एक्सपर्ट हैं और जो अच्छा खासा ओपिनियन वहाँ पे देते हैं। इन एडिक्वेट अकोमोडेशन, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज यहाँ पर अच्छा खासा वहाँ पे एटमॉस्फेयर या फिर अच्छा खासा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करती है, लेकिन सभी कस्टमर्स को वहाँ पे प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर पाती है। इन एडिक्वेट टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली अभी कुछ 2020 और 2021 के शुरुआत में जनवरी में कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो डील करने वाले ब्रोकर्स हैं, उनके जो टेम्पलेट्स होते हैं या फिर जो बोल्ट्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो फ्लक्चुएशंस होते थे उनमें बहुत दिक्कत आती थी। वो दिक्कत अभी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उस पर और ज़्यादा काम करना शुरू है। इनएडिक्वेट क्वालिटी सर्विसेज, नॉर्मली जब प्रपोज सर्विसेज रहती है, जब कस्टमर कोई फाइनेंशियल एनबीएफसीज को या फिर बैंकिंग कंपनीज को अप्रोच करता है, तो उन्हें बहुत सारे अच्छे खासे प्रोमिसेस किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए वैसी क्वालिटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एसबीआई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि हम लोग को बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, हर एक एनबीएफसी या फिर बैंकिंग कंपनीज को कोई जिनका उनका वाइड स्कोप है, रेंज है, तो उससे कम ही उनको वहाँ पे फंक्शन करने को मिलता है। देन लिमिटेड इनोवेशंस बहुत कम होता है। साउंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कम है। साथ ही साथ में इन्वेस्टर का अवेयरनेस, फिर भी हमारे इसमें इंडिया में सेबी जो है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे ढेर सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टर के हैं, लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी को हम लोगों को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, या फिर जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे कैसे बचना चाहिए। देन ट्रांसपेरेंसी, अगर हम लोग देखें तो ट्रांसपेरेंसी के लिए अभी भी मैकेनिज्म जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज को डील करते वक्त जो आरबीआई या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी सारी गाइडलाइंस होने के बाद भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। अगर हम लोग हाल ही में देखें तो पीएनबी का एक फ्रॉड हुआ था। देन ऐसी बहुत सारी पीएनबी है, गीतांजलि जेम्स है, इनकी वजह से जो फ्रॉड हुए थे वो सारे हैं। एक और लास्ट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोई ऐसी कंपनी नहीं होती है, ढेर सारी वाइड रेंज होने की वजह से और नंबर ऑफ प्लेयर्स होने की वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज ऐसे करती है कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से किसी एक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है या उसे एक्सपर्ट बनना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये हमारे ढेर सारे प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम लोग बेसिकली सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, इनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, तो ये सिर्फ समझने के लिए थे, इसलिए सिर्फ पॉइंट लिखे थे। नेक्स्ट आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज। इसे पढ़ने के लिए हम लोगों को 4 से 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, तो इसे भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ 4-7 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है मीनिंग में गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड अ बैंक। और अगर एनबीएफसी के बारे में सोचे तो एनबीएफसी इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स द बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस। इन दोनों में पहला मेजर डिफरेंस क्या है कि एनबीएफसी क्या होती है कि ऐसी बैंक होती है जिनको बैंक लाइसेंस नहीं है, ऐसी फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जिसको बैंक का लाइसेंस नहीं है।
बाकी सारे फंक्शंस जो है उनके वो सारे के सारे बैंक से रिलेटेड जैसे होते हैं सेम उसी तरह से होते हैं। इनकॉर्पोरेशन के बारे में अगर सोचें तो एनबीएफसी जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है और बैंक जो होती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। Acceptance of deposit. Major difference: NBFCs are not allowed to accept such deposits which are repayable on demand. ऐसे डिपॉजिट्स वो नहीं एक्सेप्ट कर सकती है जैसे कि सेविंग डिपॉजिट्स होंगे, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स होंगे, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स यहाँ पर एनबीएफसी वहाँ पे अलाउ नहीं करती है, उनको वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वही डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे एनबीएफसीज में 100% अलाउड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वही हमारे बैंक्स में 74% अवेलेबल है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग बैंकिंग सेक्टर में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। देन पेमेंट एंड सेटलमेंट साइकिल। बैंक आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट साइकिल वाइल द एनबीएफसीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ऐसा कैसे? हम लोग अगर चेक के बारे में सोचें तो चेक्स जो होता है वो चेक्स सिर्फ बैंक के नाम के चेक्स वहाँ पे इशू होते हैं, कोई भी एनबीएफसी के नाम के क्लियरिंग हाउसेस नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इनके खुद के प्रिंटेड चेक्स होते हैं कि ये एचडीएफसी बैंक का चेक है, ये एसबीआई का चेक है, वैसे किसी एनबीएफसी का वहाँ पे चेक नहीं होता है। देन रिजर्व रेशियो, सॉरी रिवर्स रेशियो, रिजर्व एंड रिवर्स रेशियो, तो ये जो रेशियोज होते हैं जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, ये बैंक्स मेंटेन करना उनके लिए मैंडेटरी होता है, वही एनबीएफसी के लिए ऐसे कोई भी रेशियोज मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज। द डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज अलाउड टू द डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक by deposit insurance and credit guarantee corporations. Such facility is unavailable in the case of NBFCs. ये जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंडर, तो ये एनबीएफसीज को अलाउड नहीं होती है। अगर हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखें तो सबसे पहला मेन मीनिंग वाला, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा डिपॉजिट्स का, एफडीआई का, ये चार मेन इंपॉर्टेंट वहाँ पे हमारे डिस्टिंग्विश है कि पहला कि एनबीएफसी जो होती है उनको बैंक लाइसेंस नहीं मिलता है, एनबीएफसी 1956 कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है जो डिमांड डिपॉजिट्स हो, और एनबीएफसी में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि बैंकिंग कंपनी के लिए सिर्फ 74% है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा उसमें ढेर सारे पॉइंट्स में से अलग अलग पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विस मार्केट, देन प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज हम लोगों ने सीखा है। तो एवरीवन, अभी भी आप लोगों को किसी को जो आज हम लोगों ने सीखा है उसमें किसी को कोई डाउट है?